Hello everyone. So today we will start with the banking in India. So the first topic of banking in India is history. History क्या था banking का? History of India. Today we will read two topics in banking in India. First one is history and the second one is bank nationalization. क्यों nationalization हुआ बैंक का, क्या ऑब्जेक्टिव था एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स. ओके, तो दो टॉपिक है आज का, हिस्ट्री ऑफ द बैंकिंग एंड सेकंड इज बैंक नेशनलाइजेशन. सो द बैंकिंग इन इंडिया. तो जो सबसे पहला बैंक है इंडिया का वो कब बना था और क्या नाम है उसका? तो जो सबसे पहला बैंक है वो 1770 में बना था एंड क्या नाम है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान. 1770 and name was Bank of Hindustan. Then after this in 1786 उसका क्या नाम था? General Bank of India. First in 1770, second 1786. Then प्रेसिडेंसी बैंक बने थे, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ कैलकटा, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे, देन प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास. प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ कैलकटा in 1806, then in of Bombay 1840, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास 1843. इन तीनों बैंक को मर्ज करके एक नया बैंक बनाया गया था इन 1921, दैट इज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि आगे चल के SBI बनता है. ओके, तो 1881 में जो फर्स्ट कमर्शियल बैंक है इंडिया का वो कौन है? अवध कमर्शियल बैंक. अवध कमर्शियल बैंक है फर्स्ट commercial bank of India. Then in 1865 Allahabad Bank, then 1895 PNB Punjab National Bank, और 1921 में तो हमने पढ़ ही लिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था तीन प्रेसिडेंसी बैंक को मर्ज करके, कैलकटा, बॉम्बे एंड मद्रास. देन इन 1927 एक कमीशन बना, हिल्टन यंग्स कमीशन. ओके, तो ये कमीशन क्यों बना, क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी? तो कोई रेगुलेटर्स नहीं था, ह्यूज अमाउंट ऑफ फेलियर्स हो रहे थे, कोई ब्रांचेस नहीं थे विलेजेस में, रूरल बैंक्स नहीं थे. देन एग्रीकल्चर को जो क्रेडिट मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा था, लो क्रेडिट टू एग्रीकल्चर. देन this commission recommend that there was a need of central bank. So RBI was created by RBI Act 1934, and this RBI was converted in government body in 1948 and made sole authority to regulate banks. RBI जब 1934 में बना तो ये गवर्नमेंट बॉडी नहीं था. दिस कन्वर्टेड इन गवर्नमेंट बॉडी in 1948 and made sole authority to regulate banks. RBI को sole authority बनाया गया by the Banking Regulation Act of 1949. So this act gives the power RBI to issue bank license and permission to open branches. ये जो RBI है, this will only issue a bank license, then permission to open branches and to conduct various other businesses. RBI maintain liquid assets and supervisory and inspection power. Supervisory and inspection power. ओके, तो अभी भी जो प्रॉब्लम्स थी कि ब्रांचेस नहीं थे रूरल एरियाज में एंड लो क्रेडिट टू एग्रीकल्चर, ये सब जो प्रॉब्लम्स थी ये सब सॉल्व नहीं हुई थी. ओके, जो प्राइवेट बैंक्स थे, क्योंकि सारे बैंक्स तो अभी नेशनलाइज नहीं हुए थे, सिर्फ ओनली RBI वाज कन्वर्टेड टू गवर्नमेंट बॉडी, बाकी सारे बैंक्स जो थे वो तो प्राइवेट ही थे. तो उसमें क्या दिक्कत आ रही थी अब कि जो प्राइवेट बैंक्स थे
ये अपना जो ब्रांच था रूरल एरियाज में ही खोल रही थी, एंड नो क्रेडिट और लो क्रेडिट टू एग्रीकल्चर, जो पहले भी प्रॉब्लम थी। ओके, ये अभी तक सॉल्व नहीं हुई। तो इन 1955 क्या हुआ, SBI was created by or through SBI Act 1958। इसमें इंपीरियल बैंक को नेशनलाइज्ड किया गया एंड इट वाज रीनेम्ड और नेम्ड एज अ SBI। ये कौन से एक्ट से हुआ, SBI Act 1955। Then in 1960, 8 banks that were subsidiary of the SBI were nationalized। तो अभी 1960 में जाके 1/3 of the banking segment came under the direct control of government। 1955 में क्या हुआ, SBI बना through SBI Act 1955। Then in 1960, 8 banks जो कि सब्सिडरी ऑफ SBI थे, इनको भी नेशनलाइज्ड कर दिया गया। तो अभी by 1960, 1/3 of the banking segment came under the direct control of government। Then in 1969 में 14 बैंक्स नेशनलाइज्ड हुए, जिसमें कि डिपॉजिट्स ऑफ मोर देन 50 करोड़ थे, उनको नेशनलाइज कर दिया गया। कितने नंबर्स में, 14 बैंक्स को नेशनलाइज्ड किया गया थ्रू बैंकिंग कंपनी एक्विजिशन एक्ट 1969। देन इन 1980, 6 मोर बैंक्स वेर नेशनलाइज्ड, जिसमें कि डिपॉजिट्स मोर देन 200 करोड़ थे। सो फर्स्ट इन 1948 RBI को कन्वर्ट किया गया गवर्नमेंट बॉडी में। देन इन 1955 SBI आया। देन इन 1960 8 बैंक्स को नेशनलाइज्ड किया गया। देन इन 1969 14 बैंक्स को नेशनलाइज्ड किया गया। 1980 6 बैंक्स को नेशनलाइज्ड किया गया। सो क्या रीजंस थे कि बैंक्स को नेशनलाइज किया जा रहा था, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस। सो रीजन देखते हैं अभी हम लोग। तो रीजन में क्या था कि जो भी बैंक्स थे उनको कौन ओन कर रहा था, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, सो बाय द रिपोर्ट इन 1965 में जो गवर्नमेंट पैनल रिपोर्टेड दैट कि 188 पीपल जो कि who served as a directors in 20 leading banks held more than 1400 directorships in other private companies। जो कि 20 लीडिंग बैंक्स में डायरेक्टर्स हैं, वही सेम पीपल held more than 1400 directorships in other private companies and 1100 companies को डायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हैं। तो खुद ही लोन पास कर रहे हैं, खुद ही को लोन दे रहे हैं, तो इसके कारण से क्या हो रहा है, ह्यूज कंसेंट्रेशन ऑफ द वेल्थ हो जा रहा है। तो फर्स्ट रीजन तो ये था बैंक नेशनलाइजेशन का। देन जितने भी ब्रांचेस थे, मैक्सिमम ब्रांचेस जो खुले हुए थे बैंक्स के, वो अर्बन एरिया में थे, रूरल एरियाज में नहीं थे। तो ये सेकेंड रीजन था। देन जो भी लोन्स मिल रहे थे, तो वो तो हमने भी यहाँ की पढ़ा कि जो डायरेक्टर्स हैं, फिर देन जिनको डायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हैं कंपनीज को, सब सेम पर्सन है। तो जो भी लोन्स मिल रहा था सब बड़े बड़े बिजनेसेस को मिल रहा था, और रूरल क्रेडिट को कंप्लीटली नेग्लेक्ट किया जा रहा था। इन 1966 1300 crore rupees मिले were given to the big businessmen and only 1300 किसको मिले, बिग बिजनेसमैन को, 1300 बिजनेसमैन को, 500 crore rupees to the trading companies, then 90 crore rupees to the सिर्फ 90 करोड़ रुपीस मिले स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज को। देन एग्रीकल्चर सेक्टर को सिर्फ 5 करोड़ रुपीस मिले। ओके, तो आप इससे डिफरेंस देख सकते हैं कितना ज्यादा डिफरेंस है। तो जो भी लोन्स दिया जाता था वो ज्यादातर किसको मिलता था, बिग बिजनेसेस को। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो भी लोन्स दिया जा रहा है वेर गिवन टू अ स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज एंड अदर रिलेटेड एंटी सोशल एक्टिविटीज, जैसे कि ब्लैक मार्केटिंग,
एज टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स। देन जो भी क्रेडिट दिया जा रहा था, जो हमारा 5 ईयर प्लान बनाया गया था, उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा था, उसके अकॉर्डिंग क्रेडिट नहीं हो रहा था। दिस बैंक क्रेडिट नॉट इन अकॉर्डेंस विद द प्रायोरिटीज ऑफ द 5 years plan. So the what were objectives of this bank nationalizations? So now objective. तो जो विलेजेस में, रूरल एरियाज में अगर बैंक्स नहीं है, प्रेजेंस ऑफ बैंक्स नहीं है, तो जो भी सेविंग्स होंगी वहां के लोगों की, जो सेविंग्स होंगी, वो लोग वहां के फार्मर्स या मेंबर्स, जो भी पुअर पीपल होंगे या नॉर्मल पीपल होंगे, जो भी हुए, वो जो भी सेविंग्स होगा वो अपने पास कैश में रखेंगे। तो इससे जो इकोनॉमी है उससे तो कुछ, उसमें तो कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। वो कैश अगर वो बैंक में रख देंगे तो वो सेविंग्स मोबिलाइज होंगी और दैट सेविंग्स कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर अ प्रोडक्टिव पर्पस। ओके, तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव तो था कि जो ब्रांच, टू इंक्रीज ब्रांच पेनिट्रेशन, क्योंकि जो अगर सेविंग्स है वो बैंक में रहेगी, उसके कारण से दैट सेविंग्स कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोडक्टिव पर्पसेस। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है टू इंक्रीज द ब्रांच पेनिट्रेशन। सेकेंड पॉइंट है फॉर ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स। कैसे? इनको लोन्स दे करके ओके बैंक क्रेडिट्स मिलेगा तो इसका ग्रोथ होगा। सेकेंड ऑब्जेक्टिव ये है। देन फॉर लार्ज public purposes. Next point is to provide opportunities for backward and the neglected regions of the country, and to curb the use of bank credit for speculative and other non-productive purposes. Okay, तो ये थे हमारे reasons and objectives. Now, अब जब बैंक नेशनलाइज्ड हो गई है, तो ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ नेशनलाइजेशन करने से सारी जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी रीजंस थे नेशनलाइज करने के, वो सब सॉल्व हो गए। तो क्या क्या? तो इन 1969 इटसेल्फ गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाया, दैट इज लीड बैंक स्कीम। इसमें गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड पब्लिक सेक्टर बैंक अ स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट। क्या एक कोई भी बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक को एक डिस्ट्रिक्ट अलॉट करेगी? कौन? गवर्नमेंट। बैंक्स को डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दी गई, वेयर ये जो बैंक्स है दे वेर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द लीड रोल इन सर्विंग द क्रेडिट नीड्स, in serving the credit needs for of the population and developing banking and credit facilities. The idea was to improve the district level financial inclusion by giving the responsibility to one designated bank. Financial inclusion का क्या होता है? To access, afford and availability of the formal banking system. ये डिस्ट्रिक्ट है, तो इस डिस्ट्रिक्ट में एक पब्लिक सेक्टर बैंक को ऑथराइज करा दिया गया फॉर अ स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट। ओके, ये डिस्ट्रिक्ट को कौन देखेगा? परफॉर्म एक्टिविटी ऑफ अ लीड बैंक। लीड्स बैंक स्कीम के बाद भी ये जो पीएसबी है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, कुछ जो पहले से ही डेवलप्ड एरिया है, जहां पहले से ही रिच फार्मर्स रह रहे, वहीं तक ये जितना भी हेल्प पहुंचाना था वहीं तक पहुंच पाया था। अभी बहुत सारा जो एरियाज था वहां तक they were not able to take the advantage of this scheme. तो लीड बैंक स्कीम में ही एक सर्विस एरिया अप्रोच ऐड किया गया। इन 1989 सर्विस एरिया अप्रोच was added to the bank lead bank scheme only as। तो अंडर दिस सर्विस एरिया अप्रोच, इसमें क्या हुआ कि जो ईच ब्रांच है इज इन अ सेमी रूरल एरियाज वाज डेजिग्नेटेड टू सर्व इन एन एरिया ऑफ 15 से 25 विलेजेस दे दिए गए। आपकी इतने एरिया को आप देखिए, एक बैंक को दिया गया कि 15 से 25 विलेजेस को आप देखिए, जो भी इसका प्रॉब्लम्स है या जो भी यहाँ तक एडवांटेज पहुंचना चाहिए वो एक दिस पर्टिकुलर बैंक ये देखेगा। सिमिलरली ऐसे ही 15 से 25 दूसरे बैंक को दे दिया गया। ओके, तो जो ये जो बैंक है, ये दिस
bank was made responsible for meeting the entire banking needs of this specific areas. तो ये है सर्विस एरिया अप्रोच। पीएस जो भी और प्लानिंग करना है वो तो वही करेगा, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है पीएसबी है वही करेगा, सो भी जो भी रिस्पॉन्सिबल प्लानिंग्स है वो। बट 15 to 25 जो विलेजेस डिवाइड कर दिए गए हैं वो बैंक्स का जो भी रिस्पॉन्सिबल है टू मीट इंटायर बैंकिंग नीड्स ऑफ दैट स्पेसिफिक एरिया, ये इस बैंक का जिम्मेदारी हो गया। नाउ द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। In this priority sector lending, central bank designated some sector as a PSL, priority sector lending, to achieve certain targets. This priority sector lending directed a credit program where the loans are given to a specific sectors considered important for the economy. Then these various sectors which are included under the priority sector are: first is agriculture, second MSME, then export credit, education, housing, social infrastructure, renewable energy, other sectors. Agriculture, MSME, export credit, education, housing, social infrastructure, renewable energy, other sectors. तो जो RBI है has fixed the target of 40% of the total loan banks made to be given to the priority sector. जो भी जितने भी लोन दिए जाएंगे उसका 40% जो है वो किसको मिलेगा? प्रायोरिटी सेक्टर्स को मिलेगा। किसने सेट किया ये टारगेट? RBI ने। ओके, ये सेक्टर से 8 सेक्टर्स है। इन केस एनी शॉर्टफॉल्स, या तो 40% से कम अगर कोई बैंक दे रहा है या 40% से ज्यादा अगर कोई दे रहा है लोन, तो दिस इज मॉनिटर्ड क्वार्टरली एंड एनुअली। उसको तो क्वार्टरली एंड एनुअली हम लोग वो देखते हैं। बट तो अगर कोई कम दे रहा है किसी को लोन, तो क्या होता है? बैंक हैविंग एनी शॉर्टफॉल्स इन द lending to the priority sector shall be then it shall be allocated an amount for a contribution to the rural infrastructure development fund. इसको उतना अमाउंट देना पड़ेगा, जो भी बैंक का शॉर्टफॉल हो रहा है उतना अमाउंट देना पड़ेगा इसको। और ये अमाउंट कितना अमाउंट देना, ये कौन वो अमाउंट देना है या जितना शॉर्टफॉल हुआ है कितना इसको देना है वो कौन डिसाइड करेगा? दिस डिसाइडेड बाय RBI। एंड सिर्फ उतना अमाउंट नहीं देना है, वो इंटरेस्ट भी देना है, जो भी उसमें इंटरेस्ट लगेगा इंटरेस्ट भी देना है। किसको? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, दिस established with NABARD। जो भी इंटरेस्ट रहेगा वो कौन फिक्स करेगा? इंटरेस्ट भी RBI फिक्स करेगा। तो RBI ने ऐसा टारगेट तो फिक्स कर दिया कि 40% देना है, तो बैंक्स ऐसा भी तो कर सकते हैं कि 40% में एग्रीकल्चर को कम दे करके एक्सपोर्ट क्रेडिट में या MSME को या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को, इन सब में ज्यादा अमाउंट ज्यादा लोन दे सकते हैं। बट ये भी फिक्स किया हुआ है कि 18% आपको जो लोन है 40% का वो आपको एग्रीकल्चर को ही देना है। एंड इस 18% में भी जो 10% लोन है वो किसको देना है? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को मिलेगा। 40% टोटल देना है, उसमें 18% आपको किसको देना है? एग्रीकल्चर को। एंड इन दैट 18% ऑल्सो 10% शुड बी गिवन टू स्मॉल एंड द मार्जिनल फार्मर्स। अभी भी जैसे कोई बैंक से अगर शॉर्टफॉल हो गया, कम हो गया, तो वो लोग जो भी अमाउंट एलोकेट करता था RBI या इंटरेस्ट जितना भी वो लोग पेड करके ऐसे नहीं देते थे। ओके, तो इसके बाद क्या आया? नया प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट आया। ओके, इसमें ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट क्या है? अब जैसे अगर दो बैंक है, बैंक A एंड बैंक B, बैंक A ने जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग 40% टारगेट है उससे ज्यादा लेंड किया है। लेट्स टेक एग्जाम्पल कि 45% उसने दिया, एंड जो बैंक B है ये 35% उसने दिया। तो इसके पास
5% ज़्यादा है एंड इसके पास 5% का शॉर्टफॉल है, तो इसके पास दो ऑप्शन है। पहला कि ये जो अमाउंट है वो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को दे एंड इंटरेस्ट दे, या तो ये क्या कर सकता है, बैंक बी कैन बाय दिस certificate, PSL certificate from Bank A at premium. So, priority sector lending certificate, these are issued by the bank has made excess lending on the priority sector and can be sold at the premium to the bank that has shortfall. And this priority sector lending certificate are issued under the four categories, that is public sector lending certificate, agriculture, small and marginal farmers, micro enterprises, and priority sector lending certificate general. अभी हम प्रॉब्लम्स देखेंगे कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन पीएसएल। पीएसएल में प्रॉब्लम है कि जो लेंडिंग कर रही है बैंक, वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकती है। अब वो उसको कुछ 40% अमाउंट अपना प्रायोरिटी सेक्टर को देना पड़ेगा, तो अपने विल पे नहीं कर रही है। नॉट मेक लोन एज पर देयर ओन विल। दूसरा है कि आपने बहुत बार देखा होगा या सुना होगा कि लोन माफ करने की बात सुनी होगी। बहुत सारे ऐसा होता है कि अगर आप हमें वोट देंगे या कुछ करेंगे तो आपका लोन माफ हो जाएगा। तो इसके कारण से हाई डिफॉल्ट and the recovery has further warned due to this loan maaf and loan waivers. इसके कारण से high default loans and recovery has been become worsened. रिकवरी नहीं हो पाता है इतना, जितना अमाउंट उन लोगों ने लोन में दिया वो रिकवर नहीं कर पाता है बैंक। एंड पुअर एडमिनिस्ट्रेशन है, पुअर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लोन इन with respect to the record keepings and इकोनॉमिक सर्वे हुआ था। एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2015-16 इसमें बताया था कि जो भी पीएसएल लोन्स दिए जा रहे हैं अंडर एग्रीकल्चर, वो ज्यादातर किसको दिए जा रहे हैं, जो रिच फार्मर्स हैं उनको मिल रहा है, रिच फार्मर्स को मिल रहा है। तो हमारा जो पर्पस था पीएसएल का कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को लोन देना है, वो तो इससे मीट ही नहीं हो पा रहा है। जो लोन्स मिल रहा था रिच फार्मर्स को मिल पा रहा है, पुअर्स को नहीं मिल पा रहा है। ओके, तो आज हमने पढ़ा हिस्ट्री ऑफ द बैंक, देन बैंक नेशनलाइजेशन का रीजन एंड द ऑब्जेक्टिव्स एंड लीड बैंक स्कीम एंड प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ओके, तो आगे के जो टॉपिक्स हैं बैंकिंग से रिलेटेड वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स एंड हियर। थैंक यू।